महाभारत जो बुक है वो क्या बताती है हमें, सोसाइटी के बारे में बताती है। एंशिएंट इंडिया की सोसाइटी कैसी थी। ये अगर हमारे भगवान जी हैं, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है सबका, तो इनका जो माउथ है वहाँ से ब्राह्मण्स का ओरिजिन है, ठीक है। जो इनके हाथ हैं, जो इनकी भुजाएं जिसको हम कहते हैं, वहाँ से क्षत्रिय लोग आते हैं। जो इनकी थाइज हैं वहाँ से ये वैश्य लोग आते हैं, ठीक है। जो ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं। जो इनके पैर हैं वहाँ से शूद्र आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12 की हिस्ट्री से जो आपका चैप्टर 3 है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। न्यू वीडियो है 2025-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जरूर पूछें, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यूजर नेम आपके सामने है और फॉलो करना ना भूलें। बाकी ये मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो ध्यान से सुनिएगा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको @class12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मारना है। सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम वहां पे मैं अपलोड करता रहूंगा, जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो आपको मुझे बतानी थी। अब मैं आपको बताऊं, जो बुक फर्स्ट है उसमें आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं। उसमें से मैंने चैप्टर 1 और 2 आपको करवा दिया है। आज हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। जो किंगशिप, कास्ट एंड क्लास है, इसके अंदर आप सोसाइटीज के बारे में पढ़ोगे। 600 BC से लेकर 600 CE के बीच में जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ सोसाइटी में क्या क्या हो रहा था, सोसाइटी के फीचर्स क्या थे, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, लोग कैसे थे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली पूरा चैप्टर सोसाइटी के ऊपर है, ठीक है। इतना आप मान लो। तो अब आगे चलते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 600 BC से 600 CE का, ये वो टाइम था जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, ठीक है। बहुत चीजें बदल रही थी, बहुत चीजें नहीं हो रही थी। और ये सारे चेंजेस हमें कहाँ से पता चलते हैं, जो टेक्स्ट हमें मिलते हैं, यानी कि जो रिटर्न में जो अपने पास बुक्स हैं, ठीक है। ये बुक्स में हमें बहुत सारी जो है चीजें मिलती हैं एज अ प्रूफ, ठीक है, जो एज अ सोर्स मैं आपको बताऊं तो ये हमें बताते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जिसमें सोसाइटी कैसे जो है चलेगी उसके रूल्स लिखे हुए थे। जैसे आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन होता है अपना, ठीक है, वैसे ही उस टाइम पे भी कुछ टेक्स्ट होते थे। कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो उस टाइम के प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं, सिचुएशंस के बारे में बताते हैं। कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो उस टाइम की सोसाइटी के बारे में और अच्छे से बताते हैं। यानी कि जो टेक्सचुअल सोर्सेस हैं रिटर्न में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, ठीक है, जो स्टोन्स पे लिखे हुए हैं, मेटल्स पे लिखे हुए हैं, कॉपर पे लिखे हुए हैं। तो सोसाइटी के बारे में जानने के लिए ये कुछ सोर्सेस हैं। टेक्स्ट ज्यादा मतलब मेन है, और इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस। आपने एक नाम सुना होगा महाभारत का, किसने नहीं सुना यार। महाभारत जो बुक है वो क्या बताती है हमें, सोसाइटी के बारे में बताती है। एंशिएंट इंडिया की सोसाइटी कैसी थी। अगर मैं आपको बताऊं, महाभारत के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं, ठीक है। 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं, जिसको आप वर्सेस कहते हो। और ये जो टेक्स्ट है ये 1000 सालों तक लिखा गया। ये ऐसा नहीं है एकदम से लिख दिया किसी ने। 500 BC में इसको लिखने का काम स्टार्ट हुआ था और लगभग 1 साल तक इसको लिखते गए। सम ऑफ इट्स स्टोरीज वर प्रोबेबली इवन ओल्डर, पास डाउन ओरली। यानी कि कुछ स्टोरीज ऐसी थी इसकी जो पहले रिटन में नहीं थी, जो ओरल ट्रेडिशन से आई थी। लोगों ने मुंह जुबानी ऐसे पास ऑन की आगे, फिर जाके इसके अंदर वो स्टोरीज लिखी गई। तो महाभारत एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स है अगर आपको पढ़ना है एंशिएंट इंडिया के अंदर सोसाइटी कैसी थी। सो व्हाट इज द महाभारत अबाउट, महाभारत किस बारे में है, जो इसकी सेंट्रल स्टोरी है। इट्स अबाउट अ वॉर बिटवीन 2 ग्रुप ऑफ कजिन्स फाइटिंग फॉर पावर। यानी कि 2 लोग हैं, कौरव पांडव, जो कि आपस में भाई भाई हैं, लेकिन लड़ रहे हैं पावर के लिए, सत्ता के लिए, ठीक है। ये महाभारत की मेन स्टोरी है। इसके अलावा और भी कंटेंट है इसमें। इट ऑल्सो लेज डाउन रूल्स फॉर हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शुड बिहेव। महाभारत कुछ ऐसे सोसाइटी के रूल्स के बारे में भी बताती है कि सोसाइटी में रह रहे लोगों को कैसे बिहेव करना है। समटाइम्स कैरेक्टर्स इन द स्टोरी फॉलो दीज रूल्स बट नॉट ऑलवेज। ये जो सोशल रूल्स हैं ये हमेशा फॉलो नहीं होते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो होते थे। ये आपको मैं बता दूं। अब हमारा
सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि प्लीज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे, आप कमेंट जरूर करना फीडबैक अपना। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से करवा रहा हूं सब कुछ, तो प्लीज कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे उतनी जल्दी आगे की वीडियोस आपको बाकी सब्जेक्ट्स की और हिस्ट्री की तो मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक है। और लाइक जरूर करना अगर पसंद आए, ठीक है। तो महाभारत का क्रिटिकल एडिशन, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। हुआ क्या, 1919 का टाइम था। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिनकी फोटो आप सभी के सामने है, आप इनको देख सकते हो। तो इनका नाम था वी.एस. सुखतांकर। ये एक संस्कृत स्कॉलर थे, संस्कृत लैंग्वेज के विद्वान थे। और इनकी पूरी स्कॉलर्स की एक टीम थी जो कि एक रिसर्च वर्क करने जा रही थी, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जा रही थी। पहले क्या होता था, महाभारत कोई ऐसा तो है नहीं प्रिंटेड बुक है जो सारी एक साथ है, आपने उठा के पढ़ ली हो गया, नो। महाभारत में मैन्यूस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में अपने को महाभारत मिलती है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि हैंड रिटन जो चीजें होती थी, अलग अलग कॉर्नर्स से इंडिया के मिली, उसको कंपाइल करना था, यही प्रोजेक्ट था। वो कंपाइलेशन को पूरा एक बुक बनाकर उसको एनालाइज करके सारी चीजें तब अपने सामने ये चीजें लानी थी। तो ये काम जो है वी.एस. सुखतांकर जी ने किया था। सो इनका गोल क्या था, टू प्रिपेयर अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। ये देखो, जैसे कि ऐसी होती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पुराने पुराने कागजों के ऊपर वो चीजें लिखी होंगी, तो उसको पढ़कर और उसके बाद एक पूरी बुक बनानी है, उसका पूरा एडिशन बनाना है क्रिटिकल वाला। तो हुआ क्या, स्टेप 1 में कलेक्ट संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द महाभारत फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले स्टेप में इनकी टीम ने और इन्होंने क्या करा, पूरे इंडिया में जहां भी महाभारत से रिलेटेड जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो सारी इन्होंने इकट्ठी करी। ओके, स्टेप 1 क्लियर है। अब इसके बाद ये कैसे किया इन्होंने, दे कंपेयर्ड वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्यूस्क्रिप्ट केयरफुली। एक मैन्यूस्क्रिप्ट यहां से मिली, एक मैन्यूस्क्रिप्ट यहां से मिली, तो यहाँ पे जो श्लोक लिखे हैं, जो यहाँ पे श्लोक लिखे हैं, उसको इन्होंने कंपेयर करा, अच्छे से मैच करा। फिर उन्होंने जो ऐसे श्लोक थे, जो ऐसे वर्सेस थे जो कॉमन थे इधर भी और इधर भी, जो अलग अलग जगह से मिले, उसको उन्होंने फिर समझ लिया कि हाँ इनका कनेक्शन है, और उसको सेलेक्ट करके फिर उसमें एक पार्ट में डाल दिया बुक के। फिर क्या हुआ कि यही जो कॉमन वर्सेस थे, अलग अलग जगहों से जितने भी वर्सेस मिले, उनको कॉमन 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 को छांटकर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बना, मल्टी वॉल्यूम एडिशन बना महाभारत का, जिसमें 13,000 से भी ज्यादा पेजेस थे, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, तो इतना बड़ा एडिशन बनाया महाभारत का, और ये पूरे प्रोजेक्ट को करने में 47 ईयर्स लगे भाई। समझ रहे हो कि उन्होंने कितना टाइम दिया अपनी जिंदगी का महाभारत का एक एडिशन तैयार करने में, तब जाके अपने पास महाभारत की प्रॉपर बुक आई है। फिर उसके बाद है व्हाट दे फाउंड, सो मैनी कॉमन स्टोरीज अक्रॉस इंडिया। उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जैसे कि अपना जो इंडिया है, यहाँ पे नॉर्थ से लेकर साउथ तक मोस्टली स्टोरीज बहुत ज़्यादा कॉमन हमें मिलती हैं देखने को, बट ऑल्सो मैनी डिफरेंसेस। लेकिन कभी कभी रीजनल डिफरेंसेस हैं कि नॉर्थ इंडिया में स्टोरी अलग है, साउथ इंडिया में थोड़ी स्टोरी अलग है, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि मोर देन हाफ ऑफ द पेजेस वर अबाउट दीज डिफरेंसेस इन फुटनोट्स एंड अपेंडिसेस। यानी कि बहुत ज़्यादा, ऐसे हाफ से भी ज़्यादा जो है पेजेस ऐसे हैं जो बताते हैं कि डिफरेंसेस भी थे, तो उसको अलग से नीचे ऐसे लिख दिया जाता था बॉक्स बनाकर कि हाँ भाई ये डिफरेंस है इस एरिया में जो मिला था, और इस वाले से ये ऐसे ऐसे डिफरेंस है। वाई आर द डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट, दे शो दैट पीपल इन डिफरेंट एरियाज एडिट देयर ओन लोकल आइडियाज एंड स्टोरीज। देखो अगेन, ये जैसे अपना इंडिया है, तो यहाँ के लोगों ने अपनी अलग स्टोरीज डाली महाभारत में, यहाँ के लोगों ने अपनी अलग स्टोरीज डाली, यहाँ के लोगों ने अलग स्टोरी डाली। तो ये दिखाता है कि उन्होंने अपने लोकल आइडियाज को इन स्टोरीज के अंदर डालने की कोशिश करी। प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट सोसाइटी। देखो, हमें पुराने टाइम पे जो हमारी सोसाइटी रही है उसको समझने में कुछ दिक्कत है कि मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट वर रिटन इन संस्कृत बाय ब्राह्मण्स एंड फॉर ब्राह्मण्स। की स्टार्टिंग में जो लिखने का जितना भी काम था, तो आप कहते हो जिसको राइटिंग का जितना भी वर्क था वो ब्राह्मण्स का था। तो अर्ली हिस्टोरियंस को ये लगता था वट एवर इज रिटन हाउ पीपल लिव्ड, यानी कि जो भी लिखा हुआ है ऐसे ही वो होता होगा, ऐसे ही लोग रहते होंगे। ठीक है, अर्ली हिस्टोरियंस का ये मानना था। लेकिन बाद में स्कॉलर्स को ये पता चला कि संस्कृत रूल्स वर रिस्पेक्टेड, कि जो भी रूल्स लिखे थे वो सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट होती थी, बट पीपल समटाइम्स क्वेश्चन और इग्नोर्ड देम। लेकिन कभी कभी, हमेशा भी ऐसा नहीं होता था कि सारे रूल्स को फॉलो किया जाता हो। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि रूल्स सारे फॉलो हो रहे हैं। तो पहला टॉपिक आपको एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, लाइक करते चलना। अगला सेकंड टॉपिक है किनशिप एंड
मैरिज। चलो भाई शादी वादी की बातें करते हैं कि शादी का क्या होता था, परिवार का क्या होता था, फैमिली में कौन कौन होता था, है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो फैमिली क्या होता है, एक परिवार क्या होता है। फैमिलीज कैन बी डिफरेंट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल दे, है ना भाई। एक होती है छोटी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, माता पिता और बच्चे। इसके अलावा आप मान के चलो एक होती है बिग फैमिली, जहां पर जो है दादा दादी है, फिर उनके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली बन गई। सो ये तो हो गया नंबर ऑफ पीपल। फिर टाइप ऑफ रिलेशन, इसके अकॉर्डिंग भी आपकी फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, कजिन्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक फैमिली के जो लोग होते हैं वो कुछ एक्टिविटीज करते हैं साथ में, जैसे कि लिविंग टुगेदर, साथ रहना, ईटिंग टुगेदर, साथ खाना, वर्किंग टुगेदर, साथ काम करना, डूइंग रिलीजियस रिचुअल्स टुगेदर, कोई भी धार्मिक पूजा पाठ वगैरह साथ में मिलके करना। तो ये सारी चीजें एक फैमिली के लोग करते हैं। व्हाट इज किनशिप? किनशिप का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आता है यहाँ पे किन फोल्क। किन फोल्क का मतलब होता है अ लार्जर ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, यानी कि रिश्तेदारों का एक बहुत बड़ा ग्रुप, इसको कहा जाता है किंग फोल्क। ठीक है, यानी कि ब्लड रिलेटेड भी हो सकते हैं, या फिर शादी करके उनको आप ब्याह कर लाए हो तो भी वो आपका ही तो मेंबर हो गया, रिलेटिव हो गया। तो ये होता है किंग फोल्क। सो फैमिली टाइज सीम नेचुरल बट दे आर डिफाइंड डिफरेंटली इन डिफरेंट सोसाइटीज। जो परिवार होता है वो हर सोसाइटी में खून का रिश्ता अलग हो सकता है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि कुछ सोसाइटीज में जो कजन्स होते हैं आर सीन एज क्लोज ब्लड रिलेटिव्स। कभी कभी आप ऐसे परिवार से मिले होंगे जहां कजन्स एकदम सगे भाइयों की तरह रहते हैं कि ये मेरा खून का भाई है, लेकिन होते वो कजन्स हैं, खून के नहीं होते। ठीक है, वो एक सगे वाला नहीं होता, लेकिन वो कजन होता है। लेकिन बहुत लोग उसको सगे से भी ज्यादा ट्रीट करते हैं। कुछ कजन्स ऐसे भी होते हैं अदर सोसाइटीज में जो इतना क्लोज नहीं माने जाते, वो थोड़े दूर के ही माने जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी फैमिलीज। तो पुराने टाइम की फैमिलीज को हिस्टोरियंस पढ़ते हैं तो बताते हैं कि दो तरीके की फैमिलीज होती थी। एक तो एलीट फैमिलीज, बहुत अमीर लोग हैं, जो किंग्स हैं, उसके नॉबल्स हैं, वेल्दी लोग हैं। ये क्या है कि भाई उनका टेक्स्ट और उनका इंस्क्रिप्शन का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा मिलता है, उनके बारे में तो बहुत अच्छी खासी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन जो ऑर्डिनरी फैमिलीज हैं, छोटे मोटे परिवार हैं, वो बहुत मुश्किल है उस टाइम पे जान पाना, क्योंकि रिटर्न एविडेंस ज्यादा उनके बारे में एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है, जो आपके ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो आप बड़े लोगों के वो जो है पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाए जाते थे, बड़े लोगों के बारे में ही होते थे। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है पैट्रीलिनी। पैट्रीलिनी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। पैट्रीलिनी इज अ सिस्टम वेयर प्रॉपर्टी, टाइटल्स, लैंड एंड पावर आर पास्ड फ्रॉम फादर टू सन। एक पापा की डेथ हो गई है तो उसका जितना भी सामान होगा, प्रॉपर्टी, टाइटल्स, उसकी जमीन, वो सारी चीजें उसके बेटे के नाम कर दी जाएगी। ठीक है भाई, पैट्रीलिनी में जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह होगी इनकी डेथ के बाद सब कुछ इनके बेटे को मिलेगा, बेटी के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो द महाभारत एंड पैट्रीलिनी, ये जो पैट्रीलिनी का सिस्टम है ये महाभारत टाइम से ही चला आ रहा है, क्योंकि द महाभारत टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट। एक बहुत बड़ी लड़ाई है बिटवीन द टू ग्रुप्स, जिसमें से पहला ग्रुप है कौरव और दूसरी तरफ है पांडव। तो दोनों कजन्स थे, दोनों के बीच में लड़ाई थी, प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर। तो कौरव और पांडव के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वही महाभारत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, एक साइड कौरव है, एक साइड पांडव है। इन दोनों का मेन मकसद यही था कि कौन रूल करेगा। द फाइट वॉज मेनली अबाउट हु वुड इनहेरिट लैंड एंड पावर। जो बेसिकली पूरी जमीन है वो किसके पास जाएगी, पावर किसके पास होगी, इसके ऊपर पूरी लड़ाई है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड डेडली बैटल, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, इतने लोग इसमें मारे गए, पांडव जो है वो आखिरी में जीतते हैं। जो पांडव हैं उनकी जीत होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैट्रीलिनी इन प्रैक्टिस। अब मैं पैट्रीलिनी को थोड़ा और अच्छे से बताने जा रहा हूं। 6th सेंचुरी बीसी के आसपास से मोस्टली जो डायनेस्टीज अपने को देखने को मिलती हैं वो पैट्रीलिनी को ही फॉलो करते थे। यानी कि जो पापा जी होते हैं उनके जितने भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, पैसा है, वो बेटे के पास ही जाएगा, यानी कि जो उनका बेटा है। ओके, तो ये पैट्रीलिनी है। और ये मोस्टली जो राजा महाराजा होते हैं वो अपने बेटे को ही देते थे। लेकिन इफ अ किंग, सोचो अगर किसी राजा का कोई खुद का लड़का नहीं है तो वो क्या करेगा, उसका भाई जो है वो भी रूल कर सकता है, वो भी उसकी प्रॉपर्टी का हकदार है, वो सक्सीड कर लेगा। कुछ और रिलेटिव जैसे नेफ्यू एंड कजन, ये भी कभी कभी ये सब चीजें सक्सीड कर सकते थे अगर खुद का बेटा नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा।
इन अ वेरी रेयर केसेस विमेन रूल्ड, बहुत ही रेयर केस देखने को मिलते हैं अपने एंशिएंट इंडिया में जहां विमेन जो है वो रूलर थी और इतनी प्रॉपर्टी रखती थी। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी एक नाम बताया था, प्रभावती गुप्त, जिन्होंने क्या करा था, लैंड ग्रांट भी किया था। सो प्रभावती गुप्त जो कि एक क्वीन थी, जो कि अपने रूल करती थी भाई, और अच्छा खासा इनके पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी। पेट्रीलिनी आउटसाइड रॉयल फैमिलीज, अब मैं थोड़ा आपको और अच्छे से बताता हूं। नॉट जस्ट किंग्स, सिर्फ राजा नहीं, बट ऑल्सो वेल्दी मैन, हाई स्टेटस ब्राह्मण्स, रेस्पेक्टेड लीडर्स। ये सिर्फ राजाओं में नहीं होता था कि अपनी प्रॉपर्टी अपने लड़के को ही देनी है। जो अमीर लोग होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, अच्छे खासे स्टेटस वाले, जो रिस्पेक्टेड लीडर्स होते थे, वो भी अपनी वेल्थ, अपना स्टेटस, अपनी पावर अपने बेटे को ही देते थे अपने मरने के बाद। ठीक है, तो ये सिर्फ किंग्स तक लिमिटेड नहीं था। ये सारा एविडेंस हमें मिलता है ऋग्वेद से। जो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडिया, टेल्स अस कि मंत्र हैं और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि कहते हैं कि हमें अच्छे संतान की प्राप्ति हो, जो कि पुत्र हो, यानी कि जो कि एक लड़का हो। और ऋग्वेद भी कहता है कि फादर से सन की तरफ ही ये लीनिएज होता है, यानी कि मेल लीनिएज, जो वंश चलता है वो एक लड़के से चलता है, जो पैसा है वो एक लड़के के पास जाना चाहिए, ये ऋग्वेद भी कहता है। अब मैं आपको शादी के बारे में बताता हूं। लेट्स टॉक अबाउट शादी ब्याह। तो रूल्स ऑफ मैरिज, डॉटर एंड मैरिज इन पैट्रीलिनियल सोसाइटी। अब ये सोसाइटी तो पैट्रीलिनियल है, तो होता क्या था, इन पैट्रीलिनियल फैमिलीज सन्स वर सीन एज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कंटिन्यूड द फैमिली लाइन। लड़के को इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि वो वंश को आगे बढ़ाता है। कहते हैं ना, हमारे वंश का चिराग, जो कि आगे बढ़ाएगा अपने वंश को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको लड़कियों की बात करूं, लड़कियों को थोड़ा डिफरेंटली देखा जाता था। कैसे? देखो, दे कुड नॉट इनहेरिट फैमिली प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज। पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे रिसोर्सेज हो, ये इनहेरिट नहीं कर सकती अगर वो लड़की है। उनका रोल इतना ही है, शादी करो और दूसरी फैमिली में जाओ और घर संभालो। ये चलता था एंशिएंट इंडिया में। और अब मैं आपको बताता हूं कितने तरीके की शादियां होती थी पुराने टाइम पर। एक होती है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? मैरिज विद इन द सेम ग्रुप, कास्ट, किन ग्रुप और लोकेलिटी। एक ही एरिया है, लोकल एरिया, एक ही कास्ट है और एक ही कुल है, इसमें अगर शादी कर रहे हो तो वो है एंडोगेमी। एक्सोगेमी में यही चीज थोड़ा दूर जाकर कर रहे हो, ठीक है, आउटसाइड वंस ग्रुप, अपने ग्रुप से दूर कहीं दूसरे ग्रुप में शादी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोगेमी। पॉलीगेमी का मतलब क्या होता है? वन मैन हैविंग मल्टीपल वाइफ्स। एक राजा की अगर बहुत सारी बीवियां हैं, रानियां हैं, तो इसको हम कहेंगे पॉलीगेनी। पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक विमेन के अगर मल्टीपल हस्बैंड्स हैं, जैसे महाभारत में हम द्रौपदी का वो सुनते ना एग्जाम्पल, 5 हस्बैंड थे, तो वो इसी की कैटेगरी में आएगा। तो एक्सोगेमी का मतलब क्या था? अपने किन ग्रुप, अपने कुल से, अपने परिवार से बाहर जाकर जब आप शादी करते हो। तो मैरिंग आउटसाइड योर ओन फैमिली ग्रुप, इट वॉज कंसिडर्ड गुड एंड नेसेसरी टू मैरी डॉटर्स इनटू डिफरेंट फैमिलीज। तो ये बहुत शुरू से ही चला आ रहा है कि अपने भाई, ये तो देखो हिंदुओं में तो ऐसा नहीं होता कि अपने ही परिवार में शादी कर लो, अदर रिलीजन्स में होता होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीवन हियर, लेकिन हिंदुओं में तो नहीं होता। आई होप कि ऐसा सिखिज्म में भी नहीं होता कि आप अपने ही कुल में शादी कर ले रहे हो, अपने ही परिवार में शादी कर ले रहे हो। तो ऐसा माना जाता था। एक्सोगेमी बहुत प्रेवलेंट है एंशिएंट टाइम में। बिकॉज ऑफ दिस गर्ल्स, जो अगर मैं आपको बताऊं, जो लड़कियां हैं उनकी जो जिंदगी है, जो उनकी लाइफ है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल की जाती थी। फैमिलीज मेड श्योर गर्ल्स वर मैरिड एट द राइट टाइम एंड टू द राइट पर्सन। ये माना जाता था कि जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी करवा दी जाए और सही इंसान के साथ शादी करवा दी जाए, ये बहुत जरूरी है, इसलिए टाइम से पहले ही शादी कर दी जाती थी। एक वर्ड आता है यहाँ पे कन्यादान, जो आज भी चलता है। कन्यादान का मतलब होता है द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन अ मैरिज। जब पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो वो कन्यादान करता है, सीन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी फॉर द फादर। एक पिता की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। जब शादी के समय पंडित जी बुलाते हैं कि पिताजी कौन है, आगे आइए, कन्यादान कीजिए, तो ये है कन्या का दान। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो अर्बनाइजेशन हुआ, सिटीज की तरफ लोग गए, शहरों में बहुत सारे चेंजेस आए,
नए नए टाउन्स, मार्केट और सिटीज का राइज देखने को मिलता है, तो लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज मेट टू बाय, सेल एंड एक्सचेंज आइडियाज। दूर दूर से लोग, अलग अलग एरिया के लोग आते थे, आपस में ट्रेड करते थे, अपना सामान खरीदते बेचते थे, तो ऑब्वियसली उनके आइडियाज भी एक्सचेंज होते होंगे। तो जब ये सब चीजें हुई तो जो ब्राह्मण लोग थे उनको बुरा लगा। वो कहते हैं यार हमारे अच्छे भले गांव के लोगों को ये लोग भड़का देंगे, शहर वाले जो दूर दूर से आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, कुछ सोशल रूल्स लिखे ब्राह्मण्स लोगों ने। इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट कि एक सोसाइटी में रहना है तो ये रूल को फॉलो करना होगा, ये इन्होंने रूल्स अपने लिखे। और ये जो रूल्स हैं, अराउंड 500 BCE ऑनवर्ड्स ब्राह्मण्स कंपाइल्ड दीज रूल्स। ये टाइम पीरियड के आसपास इन्होंने अपने रूल्स कंपाइल करे संस्कृत लैंग्वेज में। और ये 2 बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र, इन्हों में ही इन्होंने रूल्स लिखे। जैसे कि हम कहते हैं ना हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो ऐसा इन्होंने यही है, अपने शास्त्र लिखे, अपने कानून लिखे कि सोसाइटी चलेगी कैसे, ठीक है। और सबसे फेमस जो रूल बुक है वो है मनुस्मृति। जैसे इनको एकदम इक्वल समझ लो जैसा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप देख पा रहे हो, सेम इसी तरीके से मनुस्मृति में 200 BC से 200 CE के बीच इसको लिखा गया। ये हमें सबसे ज्यादा रूल्स बताती है सोसाइटी में लोग एग्जैक्टली क्या रूल्स फॉलो करेंगे, क्या पनिशमेंट होंगी। मैरिज फॉर्म्स इन धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र, यानी कि हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग शादी करने का सही तरीका क्या है। तो टोटल हमारे उसमें शास्त्रों में 8 तरीके की शादियां बताई जाती हैं। जो पहले 4 तरीके हैं वो अच्छे माने गए हैं और अप्रूव किए गए हैं ब्राह्मण्स के द्वारा। वो कहते हैं कि ब्राह्मण बताते हैं शुरू के 4 तरीके अच्छे हैं, लास्ट के जो 4 तरीके हैं वो बहुत बुरे हैं। समझ लो, लव मैरिज, भगा के ले जाना, उड़ा के ले जाना, समझ रहे हो, जबरदस्ती करना, ये चीजें गलत है। जबरदस्ती शादी कर लेना किसी से, शुरू वाले 4 जो हैं वो बहुत अच्छे माने गए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है द गोत्र ऑफ विमेन। एक जो लड़की होती है उसका गोत्र क्या, सरनेम समझ लो, चेंज होता है आज भी, ये बिल्कुल सही बात है। अराउंड 1000 BC ऑनवर्ड्स अ न्यू ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस बिकेम इंपॉर्टेंट। 1000 BC के आसपास एक ऐसा रूल जो सभी के लिए था कि लोगों को गोत्र में डिवाइड कर दिया था ब्राह्मण्स ने। ब्राह्मण कहते थे अपना सरनेम लगाओ, पता चलना चाहिए आपका गोत्र क्या है, और हर सरनेम एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। गोत्र क्या है, बेसिकली अ ग्रुप और क्लैन नेम्ड आफ्टर एन एंशिएंट वैदिक सीर, यानी कि एक पूरा परिवार जिसका नाम एक रखा जाएगा एक ऋषि के नाम पर। ओके, इससे पता चलेगा कि आपका गोत्र इससे कनेक्टेड है। सो ऑल पीपल ऑफ द सेम गोत्र वर कंसीडर्ड डिसेंडेंट्स ऑफ दैट सेज। जो सेम गोत्र वाले जितने भी लोग होते हैं वो उसी के वंशज माने जाएंगे, उस ऋषि के, ठीक है। तो ये है, तो गोत्र के रूल होते थे। सबसे बड़ा रूल जो है वो ये है, जब लड़की की शादी हो जाएगी तो उसको अपने पति का गोत्र अपनाना है और पिता का गोत्र छोड़ देना है। यानी कि अगर कोई लड़की, आपको पता है कि सरनेम किसका होता है, शादी के बाद पति का सरनेम लग जाता है, ओके। तो आफ्टर मैरिज अ विमेन हैड टू अडॉप्ट हर हस्बैंड्स गोत्र, हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ेगा, ये आप मान के चलो। नो मैरिज विद इन द सेम गोत्र, गोत्र से रिलेटेड एक और जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है सेम गोत्र वाले लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। पीपल फ्रॉम द सेम गोत्र नॉट मैरी ईच अदर, ये हमारा रूल कहता है। एंड दिस रूल वॉज मेंट टू प्रिवेंट क्लोज ब्लड मैरिजेस। ऐसा ना हो कि अपने ही खून वाले लोग आपस में शादी कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी फैमिली के अंदर ही अंदर आप शादी कर रहे हो, सेम गोत्र में शादी नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं आपको सातवाहनास के बारे में बताऊंगा, या सातवाहन, ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। ये एक डायनेस्टी है, एक पावरफुल डायनेस्टी है जो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन का जो बेसिकली एरिया है आपका, अगर मैं इंडिया का मैप बताऊं, वेस्टर्न इंडिया ये वाला एरिया और डेक्कन का एरिया ये वाला एरिया, ये पूरे एरिया में इनका रूल था। तो बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में सातवाहन को, क्योंकि ये लोग ना सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं कि उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे हमें जो मिले हैं वो फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, और उनका जो गोत्र वो लगाते थे उसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो ये सातवाहना रूलर्स है। मैप की बात करूं तो देखो, मैं मैप दिखा के बात करता हूं, हवा में तीर नहीं छोड़ने की, बस रटना है, अपने को दिखना चाहिए कि क्या बात हो रही है। तो ये देखो वेस्टर्न इंडिया और थोड़ा ये डेक्कन वाला एरिया, ये यहाँ पर रूल करते थे। इनकी जो डायनेस्टी थी सातवाहना एम्पायर था। अब होता क्या है, पॉलीगेनी एंड सातवाहना रूलर्स। तो ये जो पॉलीगेनी है, अभी मैंने पीछे बताया था कि अ मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा वाइफ होना पॉलीगेनी कहलाता है।
तो ऐसा सातवाहना रूलर्स में होता था। मैनी सातवाहना रूलर्स यानी कि उनके वहां पे जो जितनी भी जो होती थी, जो क्वींस थी, वो 3 4 5 भी हो सकती थी, जो कि आप फोटो में देख पा रहे हो। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सातवाहना का टॉपिक पढ़ रहे हो, सो विमेन्स गोत्र नेम्स। देखो, व्हेन हिस्टोरियंस स्टडीड द नेम्स ऑफ विमेन मैरिड टू सातवाहना रूलर्स, दे नोटिस दैट मेनी विमेन हैड नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर फादर्स गोत्र। अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, उल्टा सीन चल रहा है। जो मान लो कोई सातवाहना रूलर है, तो कायदे से तो ये बनता है कि जिससे उसकी शादी हुई है, वो जो लड़की होगी वो उसका गोत्र यूज करेगी जो उस रूलर का है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो लड़की अपने पापा जी का गोत्र लगा के काम कर रही है। ओके, तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, जो ब्राह्मणिकल रूल्स हैं उसको वायलेट कर दिया इन्होंने। और दीज वुमेन केप्ट देयर फादर्स गोत्र नेम्स आफ्टर मैरिज, शादी के बाद भी इन्होंने अपने पिता का गोत्र चेंज नहीं किया, सातवाहना रूलर्स की जो क्वींस होती थी। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दिस, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकन रूल्स विमेन वर सपोज टू अडॉप्ट देयर हस्बैंड्स गोत्र आफ्टर मैरिज। सबसे बड़ा रूल ही गोत्र का ये होता है कि शादी के बाद पति का गोत्र अपनाना है, और ये इन्होंने नहीं किया। तो सातवाहना रूलर्स ब्राह्मणिकल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। देखो मैं आपको बताऊं, अब यहां पे एक चीज ये भी है कि यहां पे जो रूलर्स हैं वो पिता का नाम ना लगाकर अपनी मम्मी का नाम अपने नाम में लगाते थे। देखो ये भी थोड़ा अजीब है कि दीज आर द नेम्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ सातवाहना रूलर्स रिकवर्ड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन से ये डिटेल आई है। यहां पे क्या है कि एक वर्ड बार बार आएगा, पुता पुता पुता। पुता का मतलब होता है सन। द टर्म गौतमी पुता मतलब सन ऑफ गौतमी। तो ऐसे ही अलग अलग नाम है, राजा गौतमी पुता, राजा वसीथी पुता, राजा गौतमी पुता, राजा मधारी पुता, राजा वसाथी पुता, राजा हरिति पुता। ये क्या दिखा रहा है कि ये जो वसाथी, मदारी, गोतामी, वसीथी, ये सारी की सारी इनकी मम्मी के गोत्र हैं। समझ रहे हो जो ये लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीजें। जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ये बहुत पावरफुल रूलर था सातवाहन का, तो इसने अपनी मम्मी का गोत्र नाम ऐसे बताया है कि मैं उनका बेटा हूं। ठीक है, ब्रेकिंग द ब्राह्मणिकल आइडियल्स ऑफ एक्सोगेमी। एक तो इन्होंने ये रूल तोड़ा गोत्र वाला, और क्या, मैरिंग आउटसाइड योर ओन क्लैन। सो मैरिंग आउटसाइड योर ओन क्लैन, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट स्ट्रांगली रिकमेंडेड एक्सोगेमी। ऐसा बताया जाता है कि आप बाहर ही करो, ब्राह्मण से यही कहते हैं अपने गोत्र से बाहर शादी करो। लेकिन सातवाहना रूलर्स क्या करते थे, सम विमेन बिलोंग टू द सेम गोत्र दिस वेंट, कुछ कुछ शादियां ऐसी हुई इन्होंने सेम गोत्र में भी शादियां करी, जो कि ब्राह्मण्स के रूल्स के अगेंस्ट था। सो ये हमें दिखाता है, इट शोज दैट नॉट ऑलवेज ब्राह्मणिकल रूल्स वर फॉलोड। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे एंडोगेमी, मैरिंग विद इन द किन ग्रुप, यानी कि अपने ही ग्रुप में शादी करना। सो दीज मैरिजेस विद इन द सेम गोत्र रिप्रेजेंट एंडोगेमी, अपने ही ग्रुप में शादी कर लेना। सो एंडोगेमी यानी कि मैरिंग विद इन द सेम फैमिली और कास्ट। सो सच एंडोगेमस मैरिजेस सच एज बिटवीन कजिन्स वर कॉमन अमंग साउथ इंडियन कम्युनिटीज। यानी कि साउथ इंडिया की बात करूं तो कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी जो अपने कजिन्स के साथ शादियां करते थे, साउथ इंडिया में ऐसा होता था। देखो एंडोगेमी, मैरिंग विद इन द किन ग्रुप। तो एक्सोगेमी तो देखो सिंपल सी बात है, कोई बाहर का ही बंदा है। लेकिन एंडोगेमी में क्या हो रहा है कि ये मान लो कोई थे, इनके ये 2 बच्चे हुए, इनके बच्चों से आगे बच्चे हुए, इनका बच्चा, ठीक है, ये ऐसे शादी कर रहे हैं आपस में। समझ रहे हो कि अपने ही ग्रुप में शादी कर रहे हैं विद इन द सेम फैमिली। ये साउथ इंडिया में प्रेवलेंट था। वर मदर्स इंपॉर्टेंट, क्या मदर्स की इंपॉर्टेंस है? अगर मैं आपको बताऊं, सातवाहना रूलर्स के वहां पे मेट्रोनेमिक्स चलता था, ये हमने पीछे पढ़ लिया है, नेमिंग अ पर्सन आफ्टर देयर मदर्स नेम, जो अपनी मम्मी के नाम से बुलाया जाता है। मैंने बताया राजा वसीति पुत्र, राजा गौतमी पुत्र, तो मम्मी जी का नाम तो चलता था, इंपॉर्टेंस है भाई। सो इन द सातवाहना डायनेस्टी रूलर्स वर समटाइम्स आइडेंटिफाइड बाय देयर मदर्स नेम इंस्टेड ऑफ देयर फादर्स नेम। अपने पापा के नाम की जगह मम्मी के नाम से जाने जाते थे रूलर्स। एग्जाम्पल, अ रूलर माइट बी कॉल्ड सन ऑफ गौतमी, यानी कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो मदर्स की इंपॉर्टेंस तो है भाई, ऐसा तो नहीं है कि इंपॉर्टेंस नहीं है। डज दिस मीन मदर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट? नो, नो, इंपॉर्टेंस है बट इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि लड़कियों को आगे आप प्रॉपर्टी देने लगो। एट फर्स्ट ग्लांस देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट जंपिंग टू कंक्लूजन। इतनी जल्दी कंक्लूजन पे मत जाओ, मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं। सक्सेशन की रियलिटी तो देख लो कि अगर पिताजी की डेथ हो रही है तो क्या लड़की को दे रहे हो आप कुछ प्रॉपर्टी में? नहीं दे रहे।
तो मदर्स का सिर्फ नाम तक ही यूज हो रहा है। सो डिस्पाइट यूजिंग मदर्स नेम द सिस्टम ऑफ सक्सेशन वाज स्टिल पैट्रिलिनियल, अभी भी पैट्रिलिनी गई थोड़ी है, सातवाहन रूलर्स भी लड़कों को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो दिस मीन्स पावर और पोजीशन तो लड़कों के पास है और नाम लगा दो मम्मी का। सो इससे क्या हुआ, यूजिंग अ मदर्स नेम इन रॉयल टाइटल डिडंट मीन दैट पॉलिटिकल पावर केम थ्रू द मदर, कि अपनी मम्मी का नाम लगाने का ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल पावर आपको मम्मी से मिल रही है, वो पापा से ही मिलेगी, ठीक है, और लड़के को ही मिलेगी। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे अब हम, सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। अब मैं आपको थोड़ा कास्ट, सोशल डिफरेंसेस, अलग अलग सोशल ग्रुप्स, इनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में ये फोटो दिखाई होगी, अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी पे जोर दो। मैंने आपको बताया था कि ये अगर हमारे भगवान जी हैं, जहां से ओरिजिन हो रहा है सबका, तो इनका जो माउथ है वहां से ब्राह्मण्स का ओरिजिन है, ठीक है। जो इनके हाथ हैं, जो इनकी भुजाएं जिसको हम कहते हैं, वहां से क्षत्रिय लोग आते हैं। जो इनकी थाइज हैं वहां से ये वैश्य लोग आते हैं, ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं। जो इनके पैर हैं वहां से शूद्र आते हैं, ठीक है। तो ये था, इसी फोटो को इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। देखो कास्ट क्या होता है, कास्ट का मतलब होता है अ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ सोशल कैटेगरीज वेयर पीपल आर प्लेस्ड ऑन, ठीक है, पीपल आर प्लेस्ड वन अबव द अदर बेस्ड ऑन द स्टेटस। तो कास्ट बेसिकली एक हायरार्की है कि उसमें आपका स्टेटस कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर नीचे रखा जाएगा। तो हमारे जो धर्मशास्त्र और धर्म जो आपके सूत्र हैं, जो किताबें हैं, पुरानी पुरानी किताबें, जो रूल बुक्स हैं, वो कास्ट के रिलेटेड नॉर्म्स बताती हैं अपने को। तो इसमें ये बताया गया था कि जितने भी कास्ट के लोग हैं उनके लिए एक सिस्टम है जिसको कहा जाएगा वर्णा सिस्टम। ये जो फोटो दिखाई थी मैंने, ये वर्णा सिस्टम ही था। राइट ऑक्यूपेशन, किस वर्ण के बंदे को क्या करना है। तो सबसे टॉप पर मैंने कहा था कि अगर भगवान जी से ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर से आ रहे हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन है कि उनको वेदों को पढ़ना है और पढ़ाना है, उनको सेक्रीफाइसेस, यज्ञ वगैरह करवाने हैं, ठीक है, और गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, अगर कोई उनको दान दक्षिणा देता है तो वो ले सकते हैं। फिर जो क्षत्रिय हैं वो लोग कौन है, वॉरियर हैं। दूसरे नंबर पर जो किंग है, इनका काम है फाइटिंग द वॉर्स, यानी कि लड़ाई लड़ना, प्रोटेक्टिंग द पीपल, लोगों की जो है रक्षा करना, एडमिनिस्टर जस्टिस, यानी कि अपने एरिया में जस्टिस का काम करना, संभालना, स्टडी द वेद, यानी कि पढ़ाई कर सकते हैं, मेक सेक्रीफाइसेस एंड गिफ्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम था इनका। फिर आते हैं वैश्यास। वैश्यास कौन है, जो लोग फार्मर है, जो लोग ट्रेडर हैं, इनका काम होता है कि भाई एग्रीकल्चर करना, जो भी काम है फार्मिंग का, पेस्टोरलिज्म यानी कि जानवरों को पालना, और ट्रेडिंग करना, ट्रेड वगैरह में रहना। फिर लास्ट में आते हैं सर्वेंट्स, जो शूद्र हैं, इनको कोई काम नहीं दिया गया, इनकी एक ही ड्यूटी है, सर्व द थ्री हायर वर्न्स, यानी कि जो इनके ऊपर वाले लोग हैं बस इनकी सेवा करो, जो वो कहते हैं सुनो, खुद से कुछ करने का राइट नहीं है तुमको। तो ये इस तरीके से डिवीजन है। सो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको कहा जाता है वर्ण सिस्टम, जो एंशिएंट सोसाइटी में था। हमारी सोसाइटी 4 कैटेगरीज में डिवाइड थी, जो कि आप समझ चुके हैं, ठीक है। हाउ ब्राह्मण्स ट्राइड टू एनफोर्स द कास्ट सिस्टम। तो इन्होंने, ब्राह्मण लोगों ने कास्ट सिस्टम को सही बताने के लिए क्या किया, 3 स्ट्रेटेजी अपनाई। सबसे पहले बोला ये डिवाइन सिस्टम है, सीधा देवताओं ने बनाकर भेजा है, कोई क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। दूसरा है किंग्स की ड्यूटी है, जो भी राजा है किसी एरिया का, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि इस सिस्टम को पूरे एरिया में वो लागू करे। तीसरा है बर्थ बेस्ड स्टेटस, यानी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो अपने जन्म से ही ब्राह्मण बनेगा। वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि अगर कोई क्षत्रिय है तो वो जन्म से क्षत्रिय बनेगा, अगर कोई ब्राह्मण है, पंडित है, तो वो जन्म से पंडित होगा, कर्म से पंडित नहीं हो सकता कि कोई और कैटेगरी का बंदा आके बोले मैं ब्राह्मण बन गया हूं, ऐसा नहीं होगा। नॉन क्षत्रिय किंग्स, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो शास्त्र हैं, जो हमारे रूल बुक्स हैं, वो बताते हैं कि क्षत्रिय ही किंग होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू शास्त्र कि ओनली क्षत्रियास कुड बिकम किंग्स, सिर्फ क्षत्रिय लोग ही किंग बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे जहां क्षत्रिय नहीं होते हुए भी लोग रूलर बने। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अगर मैं आपको बताऊं इन प्रैक्टिस, बुक्स में तो क्या लिखा है उसको छोड़ो, इन प्रैक्टिस अगर मैं आपको बताऊं, बड़े से बड़े रूलर्स जैसे कि मौर्य, अशोक द ग्रेट, क्या वो क्षत्रिय थे? कहते हैं कि जो सोशल बैकग्राउंड है उसका, उस पर बहुत बड़ी डिबेट चलती है। मौर्यास के बुद्धिस्ट लोग मानते हैं कि वो लोग क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण लोग मानते हैं कि वो लो ओरिजिन के थे, यानी कि क्षत्रिय नहीं थे, थोड़े नीची कास्ट के थे, ऐसा वो बताते हैं जो ब्राह्मण। बुद्धिस्ट लोग तो उनको क्षत्रिय ही मानते हैं।
शुंग और कण्व जो मौर्य डायनेस्टी के बाद आगे आते हैं वो ब्राह्मण थे, नॉट क्षत्रिय। अब एक चीज देखो कि ब्राह्मणों ने तो ये खुद कहा था कि भाई रूलर क्षत्रिय होगा, और ये खुद ब्राह्मण होते हुए रूलर बन रहे हैं, तो ये भी तो एक रूल्स का वायलेशन ही हुआ। फिर शक रूलर्स जो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो ब्राह्मण लोग इनको कहते थे मलेच्छ। मलेच्छ का मतलब होता है आउटसाइडर, क्योंकि सेंट्रल एशिया कहीं बाहर से ये लोग आ रहे हैं, तो इनको बर्बेरियन या फिर आउटसाइडर्स या मलेच्छ कह के बुलाया जाता था, क्योंकि इनको संस्कृत बोलनी नहीं आती थी। तो ये जो शक लोग होते थे, इन्होंने भी रूल किया यहाँ पे, तो भाई ये तो ब्राह्मण नहीं थे। तो एग्जाम्पल के लिए एक राजा था रुद्रदमन, जो बहुत फेमस शक रूलर था, उसने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। ये देखो, ये जो फोटो में आप देख पा रहे हो, ये लेक इसने बनवाई थी, दोबारा से रिपेयरिंग करवाई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा क्षत्रिय ही रूलर्स दिख रहे हैं। गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी एक और बड़ा एग्जाम्पल है। भाई आपको अभी मैंने पीछे बताया सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, वो लोग तो खुद को ब्राह्मण कहते हैं, और बताओ ब्राह्मण खुद ही रूलर बन रहे हैं यहाँ पे। तो फेमस रूलर है सातवाहन रूलर श्री सतकर्णी, वो क्लेम करता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, बामन हूँ, ठीक है, एक यूनिक ब्राह्मण हूँ, और वो कहते हैं कि मैं क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो क्लेम करते हैं कि मैं जो ये चारों वर्ण हैं ये क्या करूंगा। क्लेम्ड ही मेंटेन्ड स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द फोर वर्णास, नो इंटरकास्ट मैरिज। वो कहता है एक कास्ट दूसरे कास्ट में मैरिज नहीं कर सकती, ये चीज को इसने रोका। बट ही मेड मैरिज अलायंसेस विद द फैमिली ऑफ रुद्रदमन हु वाज अ शक। लेकिन खुद इसने एक शक रूलर जो कि एक मलेच्छ के साथ इसने खुद भी शादी करी थी। तो ये तो भाई हमेशा रूल्स तो फॉलो नहीं हो रहे। तो ये क्या दिखाता है, कास्ट आइडियल्स और जो रियलिटी है वो बहुत अलग है। इवन दो ब्राह्मण्स इंसिस्टेड ओनली क्षत्रियास कुड रूल, ब्राह्मण ने खुद भी रूल करा, ब्राह्मण खुद होते हुए मलेच्छ से शादी भी करी। तो ये सारी चीजें हमेशा रियल नहीं होती। सातवाहनास जो थे वो खुद को ब्राह्मण्स कहते थे, और लेकिन उन्होंने ये बोला बट दे अपहेल्ड द आइडिया ऑफ द फोर वर्णास, बट दे मैरिड आउटसाइड द स्ट्रिक्ट कास्ट बाउंड्रीज। वो कहते हैं कि चारों वर्ण जो है ये सिस्टम है ये अच्छा है, लेकिन खुद वो शादी कर रहे हैं मलेच्छ के साथ में, एक शक रूलर के वहां पे परिवार में जाके, तो ये तो सही नहीं हुआ। तो इसके अलावा वो एंडोगेमी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि अपने क्लोज शादियां कर रहे हैं। एक्सोगेमी करनी चाहिए ना, ब्राह्मण तो ये कहते हैं कि शादी दूर करो कहीं पे दूर के गोत्र में, लेकिन ये आसपास वालों से भी शादी कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे जाति के बारे में, जाति एंड सोशल मोबिलिटी। ठीक है, जाति क्या है मैं आपको बताऊं। तो जाति की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज जाति। जाति का मतलब है अ सोशल कैटेगरी और अ ग्रुप बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जाति है बेस्ड ऑन बर्थ। आपकी क्या जाति होगी आपका बर्थ बताएगा। लाइक वर्णा, जाति वाज आल्सो डिसाइडेड बाय बर्थ, यू आर बोर्न इनटू योर जाति। ठीक है, तो ऐसा चलता था स्टार्टिंग में कि जो आपकी जाति है वो आपके बर्थ के अकॉर्डिंग चलती है। तो वर्ण सिस्टम में क्या होता था कि ओनली 4 ग्रुप्स, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यही हुआ करते थे। लेकिन जाति जो है वो कोई लिमिटेड नहीं है, जाति अनलिमिटेड हो सकती है। वर्ण सिस्टम जो है बेस्ड ऑन ब्रॉड आइडियल सोशल स्ट्रक्चर, लेकिन जाति जो है बेस्ड ऑन रियल ऑक्यूपेशंस एंड न्यू सोशल ग्रुप्स, यानी कि जो नए लोग आते गए सोसाइटी में, जो नए नए काम करने वाले लोग थे, जैसे इन 4 का तो ऑक्यूपेशन फिक्स था, अब इसके अलावा अगर कोई काम कोई कर रहा है तो वो जातियां बनती गई। ठीक है, उनको वर्ण में नहीं रखा गया। वाई सो मैनी जातिस, सो व्हेनेवर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट फेस्ड न्यू ग्रुप्स, जब उनको ब्राह्मण्स को लगता है कि नए लोग आ रहे हैं, जैसे कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, जैसे निषाद हैं। ठीक है, निषाद क्या है बेसिकली कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए यूज होता है वर्ड। और कुछ लोग जो है नए काम करने वाले हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ, जैसे सुनार है, लोहार है। ठीक है, तो ये लोगों को किस कैटेगरी में रखोगे, सो दे क्रिएटेड न्यू जाति कैटेगरीज। ठीक है, क्योंकि ये लोग 4 वर्ण सिस्टम में फिट नहीं होते थे, तो इनको जातियों में फिट कर दिया। ओके, जातियां बनती गई, जातियां बनती गई इस तरीके से। जाति एंड गिल्ड, फिर ये गिल्ड के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। समटाइम्स पीपल शेयरिंग द सेम प्रोफेशन फॉर्म्ड गिल्ड्स, यानी कि सेम प्रोफेशन, जैसे कि ट्रेडर है तो उन्होंने अपनी काइंड ऑफ एक यूनियन वगैरह बना ली, जिसको फिर वो गिल्ड कहते थे। एग्जाम्पल जो वीवर्स हैं, पॉटर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, इन सभी की अपनी अपनी गिल्ड हो सकती थी। सो ये जो श्रेणी होती है, जो गिल्ड होती है, ये साथ में काम करते हैं एक वर्कर एसोसिएशन की तरह। ठीक है, डाइवर्सिटी बियॉन्ड द 4 वर्न्स,
सो इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। आपको पता है इंडिया में अलग अलग जो है जाति के लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं। सो मैनी ग्रुप्स डिडंट फॉलो ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट और सोसाइटी। बहुत लोग ऐसे भी थे जो ब्राह्मण्स के आइडियाज को बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे, ब्राह्मण्स क्या कहते हैं उसको बिल्कुल नहीं मानते थे। सो हाउ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब दिस ग्रुप्स। जो लोग ब्राह्मण्स को नहीं मानते थे उन लोगों को ब्राह्मण ऑड यानी कि अजीब और अनसिविलाइज्ड एनिमल यानी कि जानवर के जैसा अनसिविलाइज इंसान माना जाता था वो बंदा जो ब्राह्मण्स को नहीं मानता था। अगर मैं आपको बताऊं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं जैसे निषाद, वो क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग का काम करते थे। जैसे एकलव्य का नाम आपने सुना होगा, महाभारत के अंदर एक कैरेक्टर आता है एकलव्य। सो एकलव्य जो है वो निषाद कैटेगरी से था। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि इनके बारे में। फिर इसके अलावा कुछ लोग नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे। मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन कौन से 4 वर्णा के बाद जो आगे के जो लोग हैं वो कौन कौन उसमें आते हैं। नोमैडिक लोग आते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को लेकर चलते थे। सो दे डिडंट फिट इनटू द सेटल्ड फार्मिंग लाइफस्टाइल दैट द ब्राह्मण्स प्रेफर्ड। यानी कि ब्राह्मण्स ये मानते हैं कि अच्छा इंसान वही है सिविलाइज जो एक जगह रह के फार्मिंग करता है, एक जगह सेटल्ड होकर रहता है। जो लोग नोमैड्स हैं, इधर उधर घूमते हैं, वो बिल्कुल भी वर्णा सिस्टम में फिट नहीं होंगे। फिर है मलेच्छ। तो मलेच्छ मैंने आपको बताया था, जैसे वो शक रूलर्स थे या जो बाहर से आने वाले लोग थे, फॉरेनर्स थे जिनको संस्कृत बोलनी नहीं आती है, तो उनको कहा जाता था मलेच्छ। ठीक है, तो इनको भी बहुत नीचे समझा जाता था सोसाइटी में, इनको भी वर्ण सिस्टम में नहीं रखा गया। शार्पनिंग सोशल डिविजन्स। तो ब्राह्मण्स डिडंट जस्ट लीव सम पीपल आउटसाइड द कास्ट सिस्टम, दे आल्सो क्रिएटेड हार्शर डिविजन्स। अब सिर्फ इन्होंने वर्ण सिस्टम के बाहर नहीं रखा, कुछ लोगों को तो इन्होंने अनटचेबल तक बोल दिया। ठीक है, कि तुमको तो टच कर लिया तो समझो कोई बहुत बड़ा सिन हो जाएगा। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती थी जो बहुत सेक्रेड और प्योर है, जो ब्राह्मण्स करते थे। और जो लोग ऐसे हैं, दोज हु बिलीव्ड दे वर प्योर, जो लोग मानते हैं हम बहुत प्योर है, जैसे ब्राह्मण्स हैं, वो खुद को प्योर मानते हैं कि हम सबसे बेस्ट है, तो वो अनटचेबल्स को टच भी नहीं करते थे, ना उनकी तरफ देखते थे। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको इम्प्योर माना जाता है, जो गलत काम हो सकते हैं, जैसे डेड बॉडी को हैंडल करना। किसी की डेड बॉडी पड़ी है, उसको उठा के एक साइड कर दिया, डिस्पोज कर दिया। तो डीलिंग विद डेड एनिमल्स, कोई एनिमल मरा हुआ है उसकी बॉडी उठा के दफना दी, तो ये काम करने वाले लोगों को अनटचेबल माना जाता था। ठीक है, इनको चंडाल कहा जाता है, चंडाल। तो चंडाल लोगों की लाइफ कैसी होती थी? चंडाल मतलब जो लोग अनटचेबल्स थे, पीपल डूइंग पॉल्यूटिंग वर्क्स, यानी कि ऐसा काम जिसको करके आप गंदे हो जाते हो, वो होता है पॉल्यूटिंग वर्क, यानी कि डेड बॉडीज वगैरह से रिलेटेड वाला काम। तो दे वर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर। जो चंडाल थे वो पूरी सोसाइटी में सबसे नीचे माने जाते थे और वो अनटचेबल माने जाते थे। उनको अगर उनका टच भी हो गया कहीं पे, उन्होंने देख भी लिया, तो माना जाता था कि अपर कास्ट के लोगों के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इतना कास्ट सिस्टम था कि ये चंडाल लोगों का काम क्या था, मैंने आपको बता दिया। मान लो किसी की डेड बॉडी है तो ये उठा के उसको कुछ भी करेंगे, ठीक है, इधर उधर मतलब ले जाके उसका संस्कार करेंगे। जो चंडाल होते थे उनके लिए मनुस्मृति बुक में कुछ रूल्स लिखे हैं। मनुस्मृति क्या है? बेसिकली टेक्स्ट है जो आपकी रूल बुक है, मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, रूल्स की बुक है। तो मनुस्मृति कहती है चंडालों को गांवों के बाहर रहना पड़ेगा, चंडालों को सिर्फ फेंके हुए बर्तन यूज करने पड़ेंगे, चंडालों को डेड बॉडीज के जो कपड़े होते हैं, जो लोहे के ऑर्नामेंट्स होते हैं, वही पहनने पड़ेंगे। और फॉरबिडन फ्रॉम वॉकिंग एट नाइट इनसाइड सिटीज एंड विलेजेस, शहरों और गांव के अंदर रात के समय चंडाल लोग नहीं चल सकते। और डेड बॉडीज जितनी भी होंगी उसको चंडाल ही डिस्पोज करेंगे अगर किसी का रिलेटिव नहीं है। और हैड टू वर्क एज एग्जीक्यूशनर्स, यानी कि जल्लाद। अगर किसी को फांसी देनी है तो वो फांसी देने का काम जल्लाद जो होगा वो भी एक चंडाल ही होगा। तो ये इतने हार्श रूल्स थे चंडाल्स के लिए कि उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया था। ये चीजें बाहर के लोगों ने भी ऑब्जर्व करी थी। कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स ट्रैवल करते करते चाइना से जब इंडिया में आए, जैसे फाइयान है, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो 5th सेंचुरी में आए, वो बताते हैं कि अनटचेबल्स जो है ना, उनको ऐसे क्लैप करते 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 कुछ ऐसा करताल बजाते बजाते जाना पड़ता था ताकि लोगों को पता चले कि कोई चंडाल आ रहा है, कोई देखे ना। ओएनजांग जो कि वो एक और चाइनीज मॉन्क हैं, 7th सेंचुरी में आए थे, वो बताते हैं कि ये जो एग्जीक्यूशनर्स हैं एंड जो स्केवेंजर्स हैं लिव्ड आउटसाइड द सिटीज, यानी कि वही मतलब हो गया, जो चांडाल्स हैं उनको शहरों के बाहर रखा जाता था। ये इन्होंने भी नोटिस किया। तो ये अनटचेबिलिटी वॉज रियल, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल के कोई बता रहा है आपको। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। अब मैं आपको थोड़ा इकोनॉमिक और थोड़ा रिसोर्सेज के बारे में बताता हूँ, स्टेटस को और अच्छे से समझते हैं। तो महाभारत हमें ये बताती है कि कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई है, पर आपको पता है कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है?
दुर्योधन ने इनवाइट किया युधिष्ठिर को कि चलो एक डाइस का गेम खेलते हैं, और युधिष्ठिर ट्रिक्ड बाय दुर्योधन, और वो लगातार सब कुछ दांव पे लगाता रहा, और धीरे धीरे उसने अपना सोना, अपने एलिफेंट्स, अपने चैरियट, अपने स्लेव्स, अपनी आर्मी, अपना खजाना, अपना किंगडम, अपनी प्रॉपर्टी, अपने भाइयों की प्रॉपर्टी, सारी चीजें दांव पर लगा दी। हारता गया, हारता गया, सब कुछ हारने के बाद खुद को दांव पर लगा दिया, और उसके बाद उसने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी उसने दांव पर लगाया, और अपनी पत्नी को भी दांव में हार गया। तो ये समझो कितनी क्रिटिकल स्टोरी है कि ये गेम में इसने अपनी पत्नी को ही दांव पे लगा दिया, पता ही नहीं चला ये सब कब हुआ। व्हाट द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र से, सो मनुस्मृति बताती है कि आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स द फादर्स प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन्स। अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो प्रॉपर्टी जो है लड़कों के बीच डिवाइड हो जाएगी, और जो बड़ा लड़का होगा, एल्डेस्ट सन जो होगा, उसको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दी जाएगी क्योंकि वो स्पेशल है, थोड़ा बड़ा है। विमेन की बात करें तो विमेन्स के लिए कोई यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन नहीं है, कोई इनहेरिटेंस का रूल नहीं है, प्रॉपर्टी से मिलेगी। दे कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ द पैटर्नल एस्टेट। अगर पिता की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसमें उनका कोई क्लेम नहीं है, वो नहीं कर सकते। उनका एक ही है स्त्री धन, जिसको आप दहेज भी कहते हो कभी कभी। स्त्री धन यानी कि विमेन्स वेल्थ, जो लड़कियों को मिलती है शादी के समय, जो गिफ्ट मिलते हैं। तो एक लड़की का राइट है कि वो अपना जो स्त्री धन होता है, जो अपना दहेज होता है, ठीक है, जो अपने गिफ्ट होते हैं, वो अपने पास रख सकती है, अपने बच्चों को दे सकती है, लेकिन उसके पति का कोई भी क्लेम नहीं होता उसके दहेज में। उसके गिफ्ट्स जो उसको मिले हैं उसका पति उससे नहीं छीन सकता। ओके, तो ये एक लड़की है, इसकी शादी हुई, इसको जो भी गिफ्ट मिले, ज्वेलरी मिली, इसके बच्चे का राइट है इस पे, और इसका राइट है, इसके हस्बैंड का राइट इस पे नहीं है। ये चीज आप समझ लीजिएगा। लेकिन द मनुस्मृति वांट दैट, मनुस्मृति कहती है कि एक कोई भी लड़की शुड नॉट होल्ड फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स। कोई भी ऐसी चीज बचाकर छुपाकर नहीं रखोगे, कोई भी पैसा, कोई भी ज्वेलरी वगैरह, अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना। वेल्दी विमेन, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ स्पेशल केस ऐसे भी हैं जहां पर जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाली विमेन होती है, जैसे प्रभावती गुप्त जो एक क्वीन थी, तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, उनके पास लैंड भी था, वो लैंड ग्रांट्स भी करती थी। हाउएवर क्यूमुलेटिव एविडेंस जो कि हमारे टेक्स्ट हमें मिलते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, वो बताते हैं कि मोस्ट प्रॉपर्टी एंड वेल्थ वाज जनरली कंट्रोल्ड बाय मेन। ज्यादातर जो कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि प्रॉपर्टी, वेल्थ, लैंड सारा लड़कों के पास में ही रहता था, लड़कियों के पास जो है इतना कुछ नहीं आता था। जो क्वीन है, एक तो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे प्रभावती गुप्त का केस है, तो वो उनके पास थी। मैं ऑक्यूपेशन आपको पीछे बता चुका हूं ऑलरेडी। ब्राह्मण का काम है स्टडी एंड टीच वेद, परफॉर्म रिचुअल्स, रिसीव गिफ्ट्स, और क्षत्रियों का काम है फाइट वॉर्स, प्रोटेक्ट पीपल, रूल किंगडम्स। वैश्यास का काम है एग्रीकल्चर करना, ट्रेड करना, एनिमल हस्बेंड्री। वहीं शूद्र का काम होता है, एक ही ड्यूटी है, ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनको सर्व करो। ओके, तो ये इस तरीके से बना हुआ है। ये शूद्र है, ठीक है, ये क्षत्रिय है, ये लोग ट्रेडर्स हैं, ये वैश्य है, ठीक है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। तो इस तरीके से अपना वर्ण सिस्टम चलता था एंशिएंट इंडिया में। Who would have been the wealthiest? सबसे वर्ण सिस्टम में अमीर कौन होता होगा? तो अगर मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये 2 सबसे ज्यादा अमीर लोग थे, 2 सबसे ज्यादा अमीर वर्ण थे। मैं आपको बताऊं, टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शंस कंफर्म दिस टू सम एक्सटेंट, यानी कि इसके हमें कंफर्मेशन भी मिलती है कि जो किंग्स होते हैं वो हमेशा रिच एंड पावरफुली दिखाए जाते हैं, और जो ब्राह्मण्स आर ऑफन शोन एज वेल्दी, बट समटाइम्स देयर आर मेंशंस ऑफ पुअर ब्राह्मण्स टू। जरूरी नहीं है हमेशा अमीर ब्राह्मण ही हो, कभी कभी जो ब्राह्मण हैं वो गरीब भी होते थे, गरीब घर के भी होते थे। अब मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने वर्णा सिस्टम को क्रिटिसाइज किया, यानी कि ऑब्वियसली वो कोई और रिलीजन के ही लोग होंगे, तो वर्णा सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो इसको क्रिटिसाइज करता है वो है बुद्धिस्ट लोग हैं। और बुद्धिस्ट लोग ये मानते हैं 6th सेंचुरी BC के आसपास जब बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ, तो वो ये कहते हैं कि सोसाइटी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, रिच पुअर का गैप नहीं होना चाहिए, पावरफुल वीक ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो रिजेक्ट करते हैं सोशल स्टेटस वगैरह का। ये जो एक पॉइंट है कि आप अगर बर्थ वाइज ब्राह्मण हो तो आप ऊपर हो, बाकी नीचे हैं, तो ये गलत है। दे बिलीव्ड दैट सोशल डिफरेंसेस वर नॉट नेचुरल, यानी कि ये ऐसा नहीं होता, आप अपने कर्म से एक डिफरेंस बनाते हो, नेचुरली आप नहीं हो सकते ऐसे।
तमिलकम अ डिफरेंट सोशल मॉडल। अब मैं सोशल मॉडल की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको साउथ इंडिया में ले जाऊंगा, ये वाला जो आपका एरिया है यहाँ क्या चल रहा था आइए देखते हैं। तो एंशिएंट तमिलकम जो सदर्न इंडिया है अपना, अराउंड 2000 ईयर्स अगो, आज से 2000 साल पहले बहुत छोटे छोटे चीफडम होते थे। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, जो चीफ होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे यहाँ पे, ये भी मैंने आपको बता रखा है पिछले चैप्टर में। तो इसी के अलावा जो चीफ होते हैं दे एक्टेड एज पैट्रन्स, यानी कि पैट्रन का मतलब होता है सपोर्टर। किसको ये लोग सपोर्ट करते थे? जो बार्ड होते हैं, जो पोएट होते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा तारीफ में पोएट्स वगैरह जो है पोएम वगैरह लिखते रहते हैं। तो ये जो पोएट होते हैं ये प्रेजिंग का काम करते हैं अपने चीफ्स की, कि भाई आप ही सबसे महान हो, आप ही सबसे अच्छे हो। तो ये पोएम्स हमें बताती हैं सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है, कि लोगों का क्या रिलेशन था एक दूसरे के साथ, इकोनॉमिक रिलेशन कैसा था उस टाइम पे। तो ये पोएम से हमें बहुत कुछ पता मिलता है। बेसिकली ये पोएम्स वगैरह संगम लिटरेचर में है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ शेयरिंग वेल्थ अ सोशल वैल्यू। इवन दो देयर वर रिच एंड पुअर डिफरेंसेस, रिच चीफ्स वर एक्सपेक्टेड टू शेयर देयर वेल्थ जनरसली विद अदर्स। माना जाता है साउथ इंडिया के जो चीफ होते थे वो अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अपने लोगों के साथ शेयर करते थे। और जो ऐसा चीफ होता था जो अपने गिफ्ट और अपने वेल्थ को शेयर करता था, दूसरों की हेल्प करता था, तो उसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। और जो ऐसा चीफ होता था जो सारा पैसा अपने पास ही रखता था वो बहुत क्रिटिसाइज होता था। ठीक है, अब है तमिल संगम लिटरेचर। मैंने आपको बताया है कि साउथ इंडियन जितनी हिस्ट्री मिलती है वो संगम लिटरेचर से आती है, जो तमिल में है द संगम एंथोलॉजीज। जो पोएम है पुरानी पुरानी जैसे कि ऐसे लिखी हुई हैं, ये हमें सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ बताती हैं एंशिएंट तमिलकम के बारे में, यानी कि साउथ इंडिया के बारे में। अब हमारा फिफ्थ जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो देखो, लाइफ बिफोर कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, जब हमारी जीवन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जब कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, तो ह्यूमंस हैड सिंपल नॉट फुली इवॉल्व बॉडीज। हम बहुत सिंपल सी लाइफ जीते थे। प्लांट एंड फूड सोर्सेज वर ऑल्सो नॉट फुली डेवलप्ड। हम जो भी है इधर उधर से गैदरिंग करके हंटिंग वगैरह से अपना काम चलाते थे। हर कोई पीसफुली रहता था नेचर के साथ, नेचुरली बहुत खुश था। पीपल ओनली टुक एज मच फूड एज दे नीडेड, नो ग्रीड। कोई लालच नहीं होती थी लोगों में, उतना ही खाना अपने साथ रखते थे जितने की जरूरत है, खाने की लालच वगैरह नहीं थी। तो ऐसे इस तरीके से ये ह्यूमंस थे जो हमारे पुराने थे, जब टाइम का जो ह्यूमंस का एकदम टाइम स्टार्ट होता है। ओवर द टाइम यही जो ह्यूमंस हैं ये ग्रीडी होते गए, एंग्री होते गए, डिसेटफुल होते गए, लड़ाई झगड़े करना, चीज़ों को लेकर लोभ लालच रखना। और जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए तो लोगों को रियलाइज हुआ कि हमें कोई तो चाहिए इन लड़ाई झगड़ों को रोकने वाला, है ना, इस पे रोक लगाने वाला कोई तो होना चाहिए, वरना लोग तो आपस में सोसाइटी में एक दूसरे को मारते रहेंगे। तो होता क्या है, यहीं से किंगशिप का बर्थ होता है कि ह्यूमंस ने बोला कि भाई देखो, हम एक बंदे को चूज करेंगे अपने सोसाइटी में से जो कि ये सब चीजें रोकेगा, पनिश करेगा रॉन्ग डूअर्स को, गलत काम करने वालों को पनिशमेंट देगा। सेंश्योर यानी कि क्रिटिसाइज करेगा अगर किसी का बिहेवियर गलत होगा तो। बैनिश रॉन्ग पीपल, गलत लोग जो होंगे उसके ऊपर बैन लगाएगा, उनको गांव से निकाल देगा। तो इसके लिए एक बंदा तो चाहिए, तो यही बंदा होगा आगे चलकर किंग। ठीक है, किंग की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। और इसके बदले में जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उसको टैक्स के रूप में राइस वगैरह दे देंगे या कुछ पेमेंट दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, जो भी वो काम कर रहा है मैनेजमेंट का। ओके, तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो इससे ये पता चलता है हमें किंगशिप वॉज नॉट डिवाइन। ये जो राजा महाराजाओं का आना ये देवताओं ने नहीं भेजा, ये हम ह्यूमंस ने ही बनाया है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमने किंग बनाया था ये। ठीक है, और टैक्सेस लोग देते थे उसके काम के बदले, अपने पार्ट, एक कुछ पार्ट अपना प्रोड्यूस का देते थे रिटर्न में, जो उनकी प्रोटेक्शन और जस्टिस का काम जो किंग कर रहा है उसके बदले में। एंड ह्यूमंस क्रिएटेड द सोशल सिस्टम सो दे कुड ऑल्सो चेंज। ये सिस्टम जो है सोसाइटी का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इंसानों ने ही बनाया था। सिक्स्थ टॉपिक है हमारा हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। अब वापस से मैं महाभारत के टेक्स्ट की तरफ आपको लेके चलता हूं और कुछ बातें आपसे करूंगा इससे रिलेटेड। सो आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखो, ये जो महाभारत जैसे टेक्स्ट हैं, हिस्टोरियंस इन एंशिएंट टेक्स्ट को कैसे पढ़ते हैं, बहुत केयरफुली एनालाइज करते हैं। दे डोंट जस्ट रीड द टेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि बस वो पढ़ लिया और उन्होंने मान लिया, इतना इजीली नहीं होता। हिस्टोरियंस कुछ चीज़ों को चेक करते हैं जब ऐसे पुराने टेक्स्ट को वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वो लैंग्वेज देखते हैं
कि वॉज इट रिटन इन प्राकृत, पाली और तमिल। ठीक है, लैंग्वेज चेक करना जरूरी है। लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, क्या ऐसी ये जो लैंग्वेजेस हैं ये लोग आम बोलचाल में जो बोल रहे हैं क्या उसमें वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, या वो संस्कृत में है लिखा हुआ कि लैंग्वेज मेनली फॉर प्रीस्ट एंड इलीट्स। ठीक है, तो ये चीज देखी जाती है कि लैंग्वेज क्या है उस टेक्स्ट की, ये समझे सबसे पहले एनालाइज किया जाता है। फिर वो टेक्स्ट किस तरीके का है, उसका मैटर कैसा है, कि क्या उसमें मंत्र हैं, चैंट्स हैं, ठीक है, या फिर उसमें कोई स्टोरीज हैं जिसको नॉर्मली कॉमन लोग भी रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोबारा बता सकते हैं। फिर तीसरी चीज देखी जाती है वो जो टेक्स्ट का ऑथर है उसका पर्सपेक्टिव क्या है, हु वाज द ऑथर, और वो ऑथर किस चीज में मानता था। ठीक है, क्या वो कोई ऐसा बायसनेस वाला वहां पे कुछ कर रहा है, क्या गोल है उसको लिखने का उसका, और ये किस तबके के लोग को वो टेक्स्ट पढ़वाना चाहता है ऑथर, ये चीज किसके लिए लिखी जा रही है, राजा के लिए, कॉमन लोगों के लिए, ये चीज देखी जाती है। फिर है इंटेंडेड ऑडियंस, कि जो टेक्स्ट है किसके लिए लिखा जा रहा है, प्रीस्ट लोगों के लिए, किंग्स के लिए, या कॉमन लोगों के लिए। ऑथर्स ऑफन रोट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर ऑडियंस, अगर राजा के लिए लिख रहे हैं तो ऑथर अलग तरीके से लिखेगा, प्रीस्ट के लिए लिख रहे हैं तो अलग तरीके से लिखेगा, कॉमन लोगों के लिए अलग अगर कुछ लिखा जा रहा है तो वो अलग तरीके से लिखा जाएगा। फिर डेट और प्लेस देखी जाती है कि कब लिखा गया, व्हेन वाज द टेक्स्ट रिटन, कब कंपाइल हुआ, वेयर वाज इट क्रिएटेड, क्या एरिया था वो, कहाँ पे इसको लिखा गया था, ये सब चीजें आती हैं। स्पेशल केस स्टडिंग द महाभारत, अब मैं महाभारत की तरफ आपको लेके चलूं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि इसको कई सौ सालों तक, कई हजार सालों तक, आप मान के चलो 1000 साल से ऊपर तक इसको लिखा गया। इसकी स्टोरीज इतनी ज्यादा लेयर्स में लिखी हुई हैं, इतने आइडियाज एड ऑन होते गए होते गए होते गए, नई स्टोरीज जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई, तो ये एक बहुत बड़ा टेक्स्ट बन गया। लैंग्वेज ऑफ द महाभारत, लैंग्वेज की बात करूं, द वर्जन ऑफ द महाभारत वर मोस्टली स्टडी इज रिटन इन संस्कृत, महाभारत जितनी भी मोस्टली लिखी गई है वो संस्कृत में है। हाउएवर द संस्कृत इन द महाभारत इज मच सिंपलर देन द वेदास एंड द प्रशस्तीज, जो वेद और प्रशस्तीज हैं उनसे तो कई गुना इजी है जो संस्कृत यूज हो रही है। ठीक है, एक होती है वैदिक संस्कृत, एक होती है नॉर्मल बोलचाल की संस्कृत। अब मैं अगर आपको बताऊं महाभारत के अंदर क्या कंटेंट है, बेसिकली दो सेक्शंस है महाभारत के, एक है नरेटिव, एक है डिडेक्टिव। तो नरेटिव सेक्शन में जो स्टोरीज वगैरह है वो दी गई हैं महाभारत से रिलेटेड, और डिडेक्टिक जो सेक्शन है उसमें सोशल रूल्स, मॉरल लेसन्स जैसे भगवत गीता वगैरह और अच्छा ज्ञान की जो बातें हैं, श्लोक वगैरह हैं वो दिए गए हैं। तो ये महाभारत का कंटेंट है। महाभारत का पर्पस ये है कि टू बी अ ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी दैट टचेस इमोशंस, आपके इमोशंस को टच करती है, ड्रामेटिक स्टोरी है। और इसके जो डिडेक्टिक पार्ट्स हैं, जो सोशल रूल्स हैं, वर प्रोबेबली एडिट लेटर टू टीच पीपल मॉरल बिहेवियर, लोगों को अच्छा बिहेवियर, सही गलत की पहचान करने के लिए ये बाद में ये पार्ट्स ऐड किए गए कि आप महाभारत पढ़ रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो। ठीक है, सो वॉज द वॉर रियल, क्या ये लड़ाई सच में हुई, तो हिस्टोरियंस के अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोग मानते हैं देयर में हैव बीन अ रियल कॉन्फ्लिक्ट अमंग फैमिली ग्रुप्स, यानी कि हो सकता है सच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हुआ हो। सो द स्टोरी ऑफ द वॉर माइट बी अ मेमोरी ऑफ अ रियल इवेंट, सच में हो सकता है भाई हुआ हो। कुछ लोग मानते हैं कि कोई सॉलिड एविडेंस है ही नहीं कि महाभारत जैसा कुछ हुआ था। तो मोस्टली इसमें डिबेट चलती है, कंक्लूजन इसका यही है, डिबेट वाला टॉपिक है, हिस्टोरियंस मानते भी हैं नहीं भी मानते। अब अगर आपसे पूछा जाए महाभारत को किसने लिखा, तो इसको लिखने वाला जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि कोई एक आंसर नहीं है इसका। इसके कुछ अर्ली राइटर्स की बात करूं, स्टार्टिंग में माना जाता है इसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है वो सूत जो होते हैं, जो चैरियटियर बार्ड्स होते हैं, जो रथ चलाते हैं, वो लिखा करते थे, क्योंकि वो क्षत्रिय वॉरियर्स के साथ जाते थे बैटल फील्ड में और वो वहाँ पोएम्स लिखते थे और उनकी अचीवमेंट्स लिखते थे, वही आगे चल के महाभारत बनी। और कुछ लोग मानते हैं कि ओरली ये आई जो महाभारत है, इसकी जो स्टोरीज हैं, जो पोएम्स हैं, वो पास डाउन होती गई ओरली। ठीक है, मेमोराइज किया गया, लिखा नहीं गया था, जो लोगों ने कहानियां सुनी वो बताई। फिर कुछ लोग मानते हैं 5th सेंचुरी BC के आसपास जो ब्राह्मण लोग होते थे उन्होंने महाभारत को लिखने का काम शुरू किया और अपने हिसाब से महाभारत को लिखा, जिसको वो लिखना चाहते थे, जिन पॉइंट्स को। फिर एक और फेज आता है 200 BC से लेके 200 CE का, जहां मनुस्मृति के बहुत सारे पेजेस जो है इसमें ऐड कर दिए गए, सोशल रूल्स और ऐड कर दिए, महाभारत एक सोशल बुक बन गई बहुत अच्छे तरीके से। और विष्णु जी की वर्शिप शुरू होने लगी थी जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, यही वो टाइम था 200 BC से 200 CE के बीच में, कि जो कृष्ण जी हैं ऑलरेडी एक बहुत बड़े कैरेक्टर है महाभारत के। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया गया कि वो कृष्ण जी जो है वो विष्णु जी के अवतार हैं, पहले लोगों को नहीं पता था।
तो जब विष्णु जी की पूजा होने लगी तो पता लगा, फिर धीरे धीरे इसका और एक्सपेंशन होता चला गया, इसके और ज्यादा सेक्शंस बढ़ते चले गए, मॉरल टीचिंग्स और ऐड होती गई इसमें, और ये सेक्शंस जो है मनुस्मृति से भी लिए गए, जो हमारी पुरानी लॉ बुक्स हैं उसके लॉज उठाकर सीधा महाभारत में डाल दिए गए। और एक टाइम आया जब ये एक टाइम पे 10,000 वर्सेस हुआ करते थे, सिर्फ इसमें 10,000 श्लोक होते थे, और बढ़ते बढ़ते 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक या फिर वर्सेस हो गए। तो महाभारत एक बहुत बड़ी बुक बन गई जो आज हमारे सामने है। अब एक नाम आता है ऋषि व्यास का, तो माना जाता है कि ऋषि व्यास ने इसको लिखा था। ट्रेडिशनली इसको लिखने का जो क्रेडिट है वो जाता है एक ऋषि व्यास को। व्यास जी जो है कंपोजर हैं और कंपाइलर हैं महाभारत के अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट ट्रेडिशन। पुराने ट्रेडिशन की बात करें तो यही बताया जाता है ऋषि व्यास ने इसको लिखा था। तो जो महाभारत है वो बेसिकली क्या है, बैटल, फॉरेस्ट, पैलेसेस, सेटलमेंट्स, इन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बताती है। पुराने समय में कैसी बैटल्स होती थी, फॉरेस्ट में कौन लोग रहते थे, पैलेस कैसे होते थे। अब मैं आपको बताऊं, एक जगह है हस्तिनापुर नाम से, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको नजर आएगी हस्तिनापुर। ओके, उत्तर प्रदेश साइड आप जाओगे तो हस्तिनापुर में 1951 से 52 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, वो एक्सकेवेशन करवाने लग रहे हैं। हस्तिनापुर जो है मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के, यूपी के मेरठ में, आपको मैंने फोटो लगा के दिखाई। तो यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिस्ट पहुंचे तो इन्होंने बोला हस्तिनापुर ना, क्योंकि बहुत कैपिटल सिटी थी एक तो कुरुस की, ठीक है, महाभारत के अंदर बहुत बड़ा शहर है हस्तिनापुर, और ये जो साइड है जो बीबी लाल ने एक्सकेवेट करी ये अपर गंगा दोआब के एरिया में थी, जहां पे बताया जाता है महाभारत में एग्जैक्टली यही एरिया हुआ करता था। और मैं आपको बताऊं क्या हस्तिनापुर ये वही है जो महाभारत में था, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। देखो नाम तो सेम है, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन इसमें अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं चीजें वैसी नहीं मिली जैसी महाभारत में बताई जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 5 लेवल्स पे, 5 लेयर्स पे जाकर एक्सकेवेशन का काम किया, और बीबी लाल ने 5 ऐसी लेयर बताई। सेकंड और थर्ड फेज जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेयर आते आते तक इनको कुछ मिला, उससे पहले तो मिट्टी बस, और कुछ नहीं मिल रही थी, पहले में तो बस मिट्टी मिट्टी निकली। सेकंड फेज जब इन्होंने शुरू किया 1200 से 700 बीसी के आसपास का ये टाइम पीरियड बताता है, तो इस टाइप के जो घर मिले हैं खुदाई में, नो फुल हाउस प्लान्स, कोई ऐसा प्लानिंग वाला घर नहीं मिला। जो दीवारें मिल रही हैं वो ऐसे मिट्टी की दीवारें हैं, मिट्टी की ईंटें हैं, मड प्लास्टर किया हुआ, मिट्टी की पुताई करी हुई है। तो इससे पता चलता है कि महाभारत में तो ऐसे कोई घर थे नहीं, महाभारत में तो बड़े बड़े पैलेसेस दिखाते हैं, तो ऐसा तो कुछ प्रूफ मिला नहीं है। फिर 600 से 300 बीसी के आसपास का जो टाइम था, जो इस टाइम की चीजें मिली अपने को थर्ड फेज के लेयरिंग में, तो इसमें जो घर मिले ये भी मिट्टी की है, और थोड़ी बहुत जो है पक्की ईंटें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इतना ज़्यादा बढ़िया है नहीं, टूटे फूटे नालियाँ हैं, और टेराकोटा रिंग वेल्स हैं, यानी कि ये मान के चलो यूज्ड ईदर एज वेल्स, हो सकता है कि वेल की तरह यूज होते हो फॉर वाटर, या फिर ड्रेनेज पिट्स हो, क्या पता कोई गड्ढा हो गंदा पानी का। कोई ऐसा बड़ा बड़ा पैलेस वगैरह नहीं मिल रहा एक्सकेवेशन में, ये याद रखना। फिर आता है एक वर्ड यहाँ पे पॉली एंड्री। तो पॉली एंड्री मैंने आपको बताया था, जब एक विमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं, जैसे महाभारत में होता था। जो द्रौपदी थी उनकी शादी हुई थी तो उनके 5 हस्बैंड्स थे, ये पॉली एंड्री है जो महाभारत में थी, जो हमने पढ़ा। तो ये सारी चीजें थी। व्हाट हिस्टोरियन सजेस्ट, तो ये बताते हैं हिस्टोरियंस कि पॉली एंड्री जो है मे हैव बीन प्रैक्टिस्ड अमंग रूलिंग एलिट्स एट सम टाइम। जो बड़े बड़े लोग थे उन्हीं घरों में ये सब होता था, कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी। अगर मैं आपको पॉली एंड्री के बारे में बताऊं, कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि पॉली एंड्री कॉमन थी हिमालयन एरियाज में, आज भी होती है, वहां पे कुछ लोग शादी करते हैं, 2-3 वाइफ रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वॉर्स माइट हैव कॉज्ड अ शॉर्टेज ऑफ विमेन, सो इन क्राइसिस टाइम्स पॉलीएंड्री बिकेम अ सर्वाइवल प्रैक्टिस, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो रीजनल वेरिएशंस थी, हर जगह तो पॉलीएंड्री नहीं चलती। अ डायनामिक टेक्स्ट 7वां टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है। क्या महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है? यस, महाभारत का लगातार एवोल्यूशन हो रहा है। आफ्टर द ओरिजिनल संस्कृत वर्जन महाभारत को और भी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। डायनेमिक का मतलब जो चीज रुकी नहीं है, चल रही है कंटिन्यूअसली। तो ट्रांसलेशन हुई इसकी, दोबारा से इसको रीराइट किया गया रीजनल लैंग्वेजेस में भी, इंग्लिश में भी। तो दिस हैपेंड थ्रू डायलॉग्स बिटवीन कम्युनिटीज एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अलग अलग लोगों ने बातचीत करके इस चीज को किया, ट्रांसलेट किया। सो हाउ द एपिक चेंज्ड ओवर द टाइम, क्या चेंजेस आए? देखो, लोकल स्टोरीज और रीजनल ट्रेडिशंस को ऐड किया गया महाभारत में। मेन स्टोरी में छोटी छोटी रीजनल स्टोरीज ऐड करी गई। मेन स्टोरीज तो पांडव और कौरवों की है,
और इसी को अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से पढ़ के सुनाया गया। इसके अलावा महाभारत से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें स्कल्पचर्स में दिखाई गई, पेंटिंग्स में दिखाई गई, प्ले, ड्रामा, डांस परफॉर्मेंस और आर्ट फॉर्म्स में दिखाई जाती हैं। आप जाओगे जैसे रामलीला वगैरह होती है, वैसे महाभारत से रिलेटेड भी कोई मंचन हो सकता है जो दिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो महाभारत है ये रुक नहीं रही है। आप देखोगे मूवीज भी बनती हैं, टीवी भी, मतलब टीवी सीरियल्स भी आते हैं महाभारत के, नाटक वगैरह भी होता है, ड्रामा भी होता है, प्लेस भी होते हैं, डांस भी होता है, क्लासिकल महाभारत का कोई एक्ट दिखाया जाता है। तो महाभारत रुकने वाली चीज नहीं है। महाभारत एक ऐसी जो है किताब है हमारी, जो लगातार उसको आप कह सकते हो उसका एवोल्यूशन हुआ है, वो चीज बदली है। तो यही हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।